इटली के फैमिली वीज़ा के लिए मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की अपडेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट क्या है, अपॉइंटमेंट्स की और डॉक्यूमेंट्स के अलावा फ़ाइल को तैयार करने की जो तरतीब है वो किस तरह से बनती है। अब आपको रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं, क्या चीज़ें निकाली गई हैं, इन सारी चीज़ों के मतलब बात होगी। नौलाउस्ता की वैलिडिटी अब क्या चल रही है फैमिली वीज़ा के लिए, फैमिली रीजनल कैटेगरी के वीज़ा के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और प्रोसेस टाइम इसका क्या चल रहा है। इसके अलावा वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं और फाइल है उसका क्या तरीकाकार आजकल चल रहा है। क्या वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट के थ्रू आ रही है या आ चुकी है, या फिर वो अभी जो रूटीन पर काम हो रहा था उसी तरह ही है। इस सारी चीज़ की तफसील मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेन इस वीडियो का फोकस जो है वो फैमिली रीजनल कैटेगरी पर होगा कि किस तरह से आप अपनी फ़ाइल को तैयार करें तो आप एक शॉर्ट टाइम का जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। क्या तरीकाकार होगा कि आपकी फ़ाइल कम से कम अरसे में तैयार हो और सबमिशन भी उसकी हो जाए। तो इन चीज़ों के मतलब बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली के फैमिली रीजनल वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है अपडेट हुई, उसके मुताबिक अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या आपके लिए कोई आसानियाँ उसमें हुई हैं, और डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या है, नौलाउस्ता की वैलिडिटी क्या है, ये सारी तफसील मैं आपको बताने लगा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में जो अब चेकलिस्ट है, जो अब अपडेटेड चेकलिस्ट है, इसके मुताबिक आपको नंबर 1 पर रखना है नौलाउस्ता को। नौलाउस्ता आपका इटली का फैमिली रीजनल वीज़ा का जो NOC होता है, इटली से आपको जारी होगा, इटली से ये पेपर इशू होगा। ये 1 नंबर पर, पहले नंबर पर इसलिए इसको चेकलिस्ट में रखा गया है मेरी जानिब से, क्योंकि अब इसको देख के, इसको फॉलो करते हुए ही बाकी की फ़ाइल तैयार होगी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी का जो मैटर है वो चेंज हो रहा है। पहले नौलाउस्ता 6 माह वैलिड होता था, उसके ऊपर लिखा भी होता था कि 6 माह तक वैलिड है। उसके बाद इटली एम्बेसी में पाकिस्तान में जो फैमिली रीजनल कैटेगरी का नौलाउस्ता है इसको 2 साल तक वैलिड कर दिया कि ये 24 महीने तक वैलिड होगा। अपनी डेट ऑफ इशू से लेकर पूरे 2 साल तक फैमिली का नौलाउस्ता वैलिड रहेगा। मसला ये था कि नौलाउस्ता वैसे तो कहने को 2 साल तक वैलिड था, वैलिड रहता था, होता ही वैलिड था, माना जाता था वैलिड था। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते थे अपनी फ़ाइल वगैरह सबमिट करवाने के लिए, ड्रॉप बॉक्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके ऑफिस BLS हो या जेरी हो, या अगर आपकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट एम्बेसी की हो और आप एम्बेसी जाएँ, तो वहाँ जाकर बाज़ एप्लीकेंट्स को पता चलता था कि ये नौलाउस्ता ऑनलाइन अपडेटेड नहीं है। जो भी नौलाउस्ता 6 माह से ऊपर हो जाता था उसके ऊपर ये ख़तरा आ जाता था कि जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट है उस दिन पता नहीं ये ऑनलाइन शो होगा या नहीं, ये अपडेटेड रहेगा या नहीं। ये प्रॉब्लम फिर भी बनती थी नौलाउस्ता 2 साल वैलिड होने के बाद भी। नौलाउस्ता 2 साल वैलिड है, आपके पास है, 2 साल अभी नहीं हुए, आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, आप जमा करवाने गए हैं, उस वक्त उन्होंने आपसे फ़ाइल भी ली है, नौलाउस्ता भी लिया है, नौलाउस्ता का नंबर वगैरह अपने सिस्टम में डाला है, एम्बेसी को वो भेजा है, आपको कहा है कि आप वेट करें। आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे ऑफिस में बैठे रहे हैं। उसके बाद आके आपको रिपोर्ट मिलती है कि आके बायोमेट्रिक दे दें, या आपको रिपोर्ट मिलती है कि ये आपने पेपर वापस ले लें क्योंकि आपका नौलाउस्ता ऑनलाइन शो नहीं हुआ, इसको अपडेट करवा कर लाएँ। इसको अपडेट करवा कर लाएँ, 2 दिन में 3 दिन में ले आएँ तो इसी अपॉइंटमेंट पर आ जाएँ। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो, हफ्ता गुजर गया तो नई अपॉइंटमेंट भी अरेंज करके लेके आएँ। अब ये प्रॉब्लम हुआ करती थी पहले, इस प्रॉब्लम को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब से नौलाउस्ता की वैलिडिटी आइंदा कुछ आने वाले टाइम में चेंज होगी दोबारा से और उसको नीचे लाया जाएगा, 2 साल से वापस 6 माह के ऊपर लाया जाएगा। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा होगा, ये नहीं है कि 6 माह के ऊपर ला के फिर आपके लिए परेशानी बढ़ रही है। अब तरतीब ये है कि नौलाउस्ता आपको मिला है, आप अपनी फ़ाइल की तैयारी को शुरू करें, आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स शुरू करें। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है एप्लीकेंट्स का, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, बीवी और बच्चे, ये सारे एप्लीकेंट्स हैं। अगर एक बीवी ही है या बंदा या खाली हस्बैंड है तो उसका तो
वो एक ही एप्लीकेंट है तो एक ही बर्थ सर्टिफिकेट हुआ। अगर साथ बच्चे भी हैं तो हर एक बच्चे का भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा। अगर वालिदैन है तो वालिदैन का भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा, और वालिदैन के केस में स्पॉन्सर का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एफआरसी आपको चाहिए। नादरा से एफआरसी में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे आने चाहिए, मियाँ बीवी और जितने भी उनके बच्चे हैं। अगर वालिदैन को बुला रहे हैं तो एफआरसी में वालिदैन और उनके बच्चे, यानी अगर स्पॉन्सर बेटा अपने वालिदैन को बुला रहा है तो स्पॉन्सर की जो एफआरसी है, वालिदैन जो एफआरसी निकलवाएंगे वो मियाँ बीवी और अपने बच्चों के निकलवाएंगे। स्पॉन्सर बच्चों की लिस्ट में आएगा। वालिदैन निकलवाएंगे एफआरसी तो वालिदैन से ट्री आगे चलेगी, और अगर आप मियाँ बीवी अप्लाई कर रहे हैं तो आगे आपके बच्चे उस एफआरसी में आएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आपको निकाहनामा चाहिए, उर्दू वाला निकाहनामा। इसकी आपको तफसील बताता हूँ कि ये आपको लाजमी चाहिए। अभी कुछ लोग शायद ये समझेंगे ये नहीं चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, चेकलिस्ट में अब ये नहीं लिखा गया, लेकिन ये आपको चाहिए। निकाहनामा कंप्यूटराइज भी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। ये बेसिक 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर हाल में लाजमी चाहिए। अब उर्दू वाला निकाहनामा चेकलिस्ट में से ख़त्म कर दिया गया है, चेकलिस्ट में नहीं लिखा, लेकिन अभी तक रिमूवल की इम्प्लीफिकेशन जो है वो नहीं हुई। अभी आप फाइल जमा करवाने जाएंगे तो वो आपसे उर्दू वाला निकाहनामा लेंगे और जमा भी वो होगा। अगर उसको एम्बेसी वालों ने चेकलिस्ट से निकाल दिया है, अगर प्रॉपरली निकाल दिया होता तो वो पेपर जमा होना बंद हो जाता, लेकिन अभी तक वो पेपर जमा हो रहा है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए पहले वाली चेकलिस्ट के मुताबिक ही। अब इसमें उन लोगों ने मुझे बाद में रिपोर्ट दी है कि कौन कौन से पेपर जमा हुए हैं, तो बेहतर यही था हमारे लिए भी और उनके लिए भी, और सबके साथ अच्छा हुआ कि हमने उर्दू वाला निकाहनामा फाइल में से नहीं निकाला था, क्योंकि वो अब भी जमा हो रहा है और वो उसकी डिमांड भी कर रहे हैं। अगर किसी के पास ना हो तो वो कहते हैं जी निकाहनामा किधर है। तो जो क्लाइंट लेकर गए थे साथ उनको फौरी तौर पर वो चीज़ काम आ गई और उन्होंने निकाहनामा अपना उर्दू वाला भी साथ जमा करवा दिया। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी चाहिए। वालिदैन के केस में निकाहनामा वालिदैन का लगेगा, बीवी बच्चों के केस में निकाहनामा आपका अपना और बीवी के साथ निकाहनामा और बच्चों के साथ एफआरसी लगेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की तरतीब बनती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवाने हैं बेसिक 4, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स पहले चाहिए होते थे जो अब फाइल में से निकाल दिए गए हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टी है जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि डेथ सर्टिफिकेट लगते थे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे के दादा का, ग्रैंड पेरेंट्स का आईडी कार्ड नंबर वगैरह नहीं है तो उनके डेथ सर्टिफिकेट लगाया करते थे। अब वो चेकलिस्ट में से निकल गए हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर वैसे भी वो आया करते थे। उनकी अपोस्टल की अटेस्टेशन वगैरह या ट्रांसलेशन वैसी नहीं चाहिए होती थी, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर फाइल में लगते थे। अब नहीं लगेंगे, अब वो पेपर आपको नहीं चाहिए। कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स कुछ आपको अभी भी चाहिए, जैसे वालदा या वालद दोनों में से एक की वफ़ात हो चुकी है और दूसरा फ़र्द जो है वो अपने बच्चों को पाकिस्तान से बुला रहा है, तो उस सूरत में जो डिसीज पेरेंट है जिसकी वफ़ात हो चुकी है उसका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर सेपरेशन हो चुकी है दोनों की, उस सूरत में भी एनओसी वगैरह चाहिए होगा, या फिर अदालत की तरफ से मिलने वाले गार्डियन सर्टिफिकेट वगैरह वो लगेंगे। उसके अलावा अगर दोनों में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी वालदा को या वालिद को नहीं बुलाया, मैं सिंपल बात करता हूँ कि बंदा बाहर है, बीवी को नहीं बुला रहा, बच्चों को बुला रहा है, उस सूरत में भी वालदा की तरफ से बच्चों को एनओसी देना होगा। ये कंडीशनल डॉक्यूमेंट है, ये शराइत के ज़ुमरे में आएगा कि अगर ये शर्त आप पर लागू होती है तो आप ये वाला पेपर भी देंगे। नौलाउस्ता अप्लाई किया तो ये 4 पेपर बेसिक आपने निकलवा लें। इनको निकाहनामा उर्दू वाला तो एक आपके पास होगा, वो आपका लाइफ टाइम ही वैलिड होता है, उसकी एक्सपायरी वगैरह नहीं होती, और उर्दू वाला हाथ का लिखा हुआ निकाहनामा। इसके अलावा आपको एफआरसी, एमआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट लेने हैं यूनियन काउंसिल नादरा से, जहाँ से ये पेपर मिलते हैं इनके मुतल्लिका डिपार्टमेंट से। ये पेपर 1 साल तक वैलिड होते हैं, पूरे 12 महीने तक आपकी फ़ाइल में ये वैलिड है। फ़ाइल जमा करवाने से पहले जब फ़ाइल जमा हो जाती है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद वैलिडिटी मैटर नहीं करती। उसके बाद वो एम्बेसी के सर पर पड़े रहते हैं, जितनी देर मर्जी वो लगा सकते हैं। बहरहाल बेसिक ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके 1 साल तक वैलिड होते हैं। जब आपने नौलाउस्ता अप्लाई किया है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी लेना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है आप के कम्यूने वाले या प्रेफ्तूरा वाले, जहाँ से भी नौलाउस्ता निकलता है, इन दोनों की मुझे गलती
बहुत ज़्यादा लगती है कि कहाँ से निकलेगा नौलास्ता। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे नौलास्ता देने में, तो आप अभी ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार ना करें। अगर उन्होंने 6 माह 8 माह 10 माह टाइम लगाना है तो आप अभी ये अप्लाई डॉक्यूमेंट्स ना करें। अगर 2-2.5 माह का टाइम है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स ले लें, या फिर ये दूसरी सूरत है कि आप नौलास्ता मिलने का ही इंतज़ार कर लें और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनवाएं। जब आपको नौलास्ता मिल जाए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हों, आप वेटिंग लिस्ट में अपॉइंटमेंट अप्लाई करें। फैमिली रीजनल कैटेगरी की अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करें, वेटिंग लिस्ट में अप्लाई करें। आप अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर करने के बाद आप इंतज़ार करें, आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। अपॉइंटमेंट का इंतज़ार आप एक जगह पे कर रहे हैं, उसको आप करते रहें, उसको एक साइड पे करें। इस दौरान आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फ़ाइल कंप्लीट करें। डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले चेक करवाएं कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई करेक्शन उसमें होने वाली है तो वह पहले करवा लें। क्योंकि अगर आप करेक्शन पहले नहीं करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक पहले नहीं करवाएंगे, अपोस्टल की अटेस्टेशन करवाएंगे, अपोस्टल की अटेस्टेशन ज़ाया होगी, ट्रांसलेशन करवाएंगे, ट्रांसलेशन ज़ाया होगी, अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे, उस दिन पता चला कि इसमें मिस्टेक है तो अपॉइंटमेंट भी ज़ाया होगी और 3 महीने 4 महीने का आपका टाइम इस तरह से वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इस तरह से नहीं होता कि आप डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक अगर आप की अपॉइंटमेंट वाले दिन निकले तो आप उसको बेर कर जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे, क्योंकि अब सारी फाइल उस दिन जाके ख़राब हो तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और ये गलती शुरू में होती है, अगर हुई तो फ़ाइल की तैयारी के शुरू में। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग लाजमी हिस्सा है इटली की फ़ाइल फैमिली रीजन के लिए हमेशा से रहा है कि इसके डॉक्यूमेंट्स आप जितना मर्जी किसी के पेपर ठीक ठाक निकले हों, कोई ना कोई मिस्टेक उसमें से मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स में से किसी ना किसी चीज़ की करेक्शन आपको करवानी पड़ जाती है, या अगर कोई बंदा पहले से सारी मिस्टेक्स वगैरह को जानता है और वो पेपर निकलवाते वक्त साथ साथ वो करेक्शन कर ले, सर पर बैठकर पेपर निकलवा रहा है, तो उस वक्त वो सही पेपर निकलवा ले तो उसकी खुशकिस्मती है कि उसमें गलती नहीं होगी। अदरवाइज़ मोस्टली ये होता है कि इटली की फैमिली वीज़ा फाइल है, इसके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स लाजमी निकलती हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की मिस्टेक्स चेक करवाएं, अगर कोई करेक्शन होने वाली है तो करेक्शन करवाएं। उसके बाद एक दफ़ा आपकी करेक्शन हो गई, मोस्टली आपकी गलतियाँ निकल गई, ज़्यादातर गलतियाँ उर्दू वाले निकाहनामा में आती हैं और इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी आती हैं। लेकिन अगर आपकी 80% मिस्टेक्स निकल गई हैं और माइनर डिटेल कोई गलती की रह भी गई है तो वो फिर इग्नोर हो जाएगी अपॉइंटमेंट वाले दिन, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई तो। वैसे तो ये होता है कि बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाते हैं किसी से जो ऑथराइज्ड बंदा होता है या जो ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक आपको चेक करके देता है, वो ज़्यादातर लोग सारी गलतियां निकाल देते हैं, छोटी भी बड़ी भी, क्योंकि वो इस चीज़ का इम्कान फिर बाकी नहीं छोड़ते कि कोई गलती रहे इसमें। और वो कोशिश उनकी यही होती है जिससे भी आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, हाँ अगर वो बंदा क्रेडिबल है तो, अगर वो चेक कर सकता है तो वो आपको लाजमी सारी गलतियां ही बता देगा। उसके बाद अगर कोई रह भी जाती है, बिलफर्ज कोई गलती फिर भी रह गई है, तो फिर वो वैसे ही इग्नोर हो जाएगी, उस पर आपको अपॉइंटमेंट आपकी रिजेक्ट नहीं होगी और फाइल आपकी जमा हो जाएगी। अब नौलास्ता जब आपको मिला था तो मैंने आपको कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करें अपॉइंटमेंट के लिए, वेटिंग लिस्ट में डाल लें और ख़ुद फाइल तैयार करना शुरू हो जाए। अब जब आपने नौलास्ता वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था, इस वक्त नौलास्ता का नंबर आपका ऑनलाइन एम्बेसी की डिटेल में डाटा में चला गया। अब आपका नौलास्ता एक्सपायर नहीं होगा। अब आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन वो ये नहीं कहेंगे कि ये नौलास्ता ऑनलाइन अपडेट नहीं है, ऑनलाइन शो नहीं हुआ, इसको अपडेट करवा के लाएं। अब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। नौलास्ता की ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, वेटिंग लिस्ट में जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबका नौलास्ता नंबर डाल जाएगा, उनके पासपोर्ट नंबर के अगेंस्ट नौलास्ता नंबर भी डलेगा, तो वो नौलास्ता आपका ऑनलाइन भेजा गया एम्बेसी को। अब आप बेफिक्र रहें कि ये एक्सपायर हो जाएगा, अब वो एक्सपायर नहीं होगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन उसकी 6 माह के अंदर करनी है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसको वापस 2 साल से 6 माह के ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है। तो ये था वो फ़ायदा आपका कि 6 माह के अंदर अंदर आपने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, तो अब ये एक्सपायर नहीं होगा। और अब आपको ये भी नहीं मसला और परेशानी कि उस दिन जाकर हमें पता चले कि ये अपडेटेड नहीं है। तो
तो ये है फैमिली रीयूनियन कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। ये नौलाउस्ता की अपडेट जो आपके फ़ायदे के लिए एम्बेसी ने की है, जो कि बहुत काम की चीज़ है। अब इसका जो प्रोसेस टाइम है, वो जो पहले की फ़ाइल जमा हुई पड़ी हैं, जो लोग एक एक साल पहले की फ़ाइल जमा करवाए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें वीज़ा मिले, उनका प्रोसेस टाइम तकरीबन 12 माह, 14 माह, 15 माह चल रहा है और वो एक साइड पे अलग से चल रहा है। नए एप्लीकेंट्स जिनकी फ़ाइल अब जमा हो रही हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स वेटिंग लिस्ट के थ्रू गई थी और उन्होंने फ़ाइल जमा करवाई है, उन एप्लीकेंट्स को वीज़ा जल्दी मिल रहा है। ये एम्बेसी का क्या तरीक़ाकार है कि उन्होंने कैसे दो कैटेगरीज को अलग अलग किया, इस चीज़ की समझ तो नहीं आ रही। लेकिन जिनकी फ़ाइल्स वेटिंग लिस्ट से पहले की जमा है, वो सारे लॉन्ग टर्म वेटिंग में हैं, उनका इंतज़ार का टाइम ज़्यादा है, प्रोसेस टाइम ज़्यादा है कि वो इस उड़ीक में बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें कब मिलेगा। जो नए वाले फ़ाइल जमा करवा रहे हैं उनको जल्दी वीज़ा मिल रहा है। अब नए वालों को कितनी जल्दी मिल रहा है ये भी हैरान कुन है, क्योंकि मुझे किसी ने 1 माह का टाइम बताया, किसी ने 20-25 दिन का, किसी ने 30-35 दिन का, इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने टाइम बताए हैं कि इतने टाइम में हमें वीज़ा मिला है। एक फ़ाइल जो मैंने तैयार की थी, जिसकी सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की थी, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग वगैरह की और अटेस्टेशन की, ट्रांसलेशन वगैरह की, उन क्लाइंट को वीज़ा मिला है सिर्फ 2 हफ्ते में। उनकी अपॉइंटमेंट थी 14 जुलाई 2025 को और उनकी पासपोर्ट की रिसीविंग डेट है 31 जुलाई 2025। 14 जुलाई को फ़ाइल जमा हुई है, 31 जुलाई को उन्होंने पासपोर्ट रिसीव भी कर लिया है और आज डेट है 5 अगस्त। उससे 5-6 दिन बाद मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, यानी कि ये बिल्कुल लेटेस्ट है अभी जो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। उनका वीज़ा जो है वो 2 हफ्ते में लग गया है। ये नए एप्लीकेंट्स हैं और जो पुराने वाले एप्लीकेंट्स हैं उनका वीज़ा 2-2 साल में। ये एक एक्सप्रेशन के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे ये है कि 12 माह, 14 माह, 15 माह का टाइम उनका लग रहा है। तो ये 2 तरीक़ाकार चल रहे हैं। अब आप अपनी फ़ाइल के हिसाब से इंतज़ार करेंगे और ख़ुद आपको अपनी जगह पर रखना है कि हम कितना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जो वर्क वीज़ा वाले हैं इनकी बात शुरू करते हैं कि इनका क्या तरीक़ाकार है। वर्क वीज़ा के रिलेटेड किसी ने कहा कि वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये वेटिंग लिस्ट में आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, तो आप चेक करें, कैटेगरी वगैरह अकाउंट बनाएं और वर्क की अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट में डालें। लेकिन मैंने थ्रू आउट हर सेंटर पर, हर कैटेगरी पर चेक किया है, वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं आ रही और ना ही एम्बेसी की तरफ से उसका कोई नोटिफिकेशन है, ना BLS की तरफ से उसका कोई नोटिफिकेशन है कि वर्क वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट जो है वो वेटिंग लिस्ट में आ रही हैं या वेटिंग लिस्ट के थ्रू उनकी बुकिंग होगी। ऐसा अभी तक कोई नोटिस नहीं है। पिछले दिनों अपॉइंटमेंट्स की स्लॉट अवेलेबल थी, डेट्स ओपन थी और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर ये सारी डेट्स वर्क वीज़ा की अब बुक हो चुकी हैं। उस वक़्त जब अपॉइंटमेंट्स स्लॉट्स ओपन थी और इनकी बुकिंग हो रही थी तो उस वक़्त भी लोग पूछ रहे थे कि इनमें एरर आ रहे हैं, इनकी बुकिंग हो नहीं रही है। लेकिन बेसिकली उनकी बुकिंग हो रही थी। एरर आ रहा था ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने की वजह से, लोगों के ज़्यादा ट्राई करने की वजह से, लेकिन जो पहले बंदा पिक कर लेगा बुकिंग उसकी हो जाएगी। और बुकिंग करने लाखों लोग बैठे हुए थे जी, लाखों ही बैठे हुए थे। ये कोई मुबालगा नहीं है, लाखों की बुकिंग थी तो लाखों ही बैठे कर रहे थे और इस वजह से अपॉइंटमेंट्स की जो बुकिंग है वो नहीं हो रही थी। अपॉइंटमेंट्स आप टाइम स्लॉट वगैरह पिक करते थे तो एरर हर किसी के पास यही आता था कि ऑलरेडी बुक बाय समवन एल्स, कि ये किसी और की तरफ से ऑलरेडी ये डेट ली जा चुकी है। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी थी। जब तक कि आपने डेट पिक की तब तक वो बुक हो चुकी थी, किसी और ने आपसे पहले बुक कर ली, आपसे पहले पिक करके बुक करके अगला फ्री होके बैठ भी किया। तो ये सीन था। और अपॉइंटमेंट्स वर्क की तमाम सेंटर पर 4 सेंटर फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद। मुल्तान और फैसलाबाद की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी लाहौर वाले सेंटर पर ही आएंगी, लेकिन बुकिंग करते वक्त चारों सेंटर आते हैं तो इसलिए मैं चारों को गिन रहा हूँ। इन सब की जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक की वर्क की बुक हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट्स वो दोबारा
ओपन करेंगे या हो सकता है कि बीच में स्लॉट्स बनती जाएं अगर उन्होंने ज़्यादा स्लॉट्स ओपन की, क्योंकि अभी उन्होंने जो स्लॉट्स दी थी वो ज़्यादा टाइम की थी। एक घंटे का टाइम एक एप्लीकेंट को असाइन कर रहे थे, जिसको वो बाद में कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो वो उसको 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट के ऊपर ला भी सकते हैं और दोबारा से स्लॉट्स ओपन हो भी सकती हैं। तो वर्क की चारों सेंटर पर होंगी, जब ओपन होती हैं तो चारों सेंटर पर बुक होंगी, और ये वेटिंग लिस्ट पर नहीं, ये कैलेंडर पर ओपन होती हैं। रेगुलर जो रूटीन पर अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं उस तरीके से ओपन होंगी, और इनको अगर चेक करना है तो इसी तरह चेक करना है जैसे रूटीन पर पहले अपॉइंटमेंट्स चेक हुआ करती थी। वेटिंग लिस्ट पर इनके आने की कोई खबर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना एम्बेसी की तरफ से और ना ही BLS वालों की तरफ से। प्रोसेस टाइम वर्क वीज़े का वो भी पुराने वाले फैमिली रियूनियन वीज़ा के साथ चल रहा है। वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स वेटिंग लिस्ट पर आने के बाद से लेकर अब पहली दफ़ा ओपन हुई थी। इससे पहले पीछे वर्क की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी जो वेटिंग लिस्ट के थ्रू बुक हुई हो, और अभी भी कैलेंडर पर ओपन हुई हैं, रूटीन पर जो होती हैं। वेटिंग लिस्ट पर ओपन नहीं हुई थी। अभी जो बुकिंग हुई है वो साथ ही साथ डेट मिलती गई है, डेट और टाइम स्लॉट साथ ही साथ मिलता गया है। वेटिंग लिस्ट का तो ये सीन है कि आप वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, उसके बाद आप इंतज़ार करते हैं तो आपको मेल आती है काफ़ी टाइम बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जाके मेल आएगी कि फ़लाँ डेट की आपकी अपॉइंटमेंट है। तो वर्क की जो हुई हैं ये तो डेट और टाइम साथ साथ असाइन होता रहा है, और 15 दिसंबर तक की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक हो गई हैं। अब आप अगर चेक करते रहें तो चांस है कि आपको किसी ना किसी टाइम ओपन मिल जाया करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्लॉट्स बीच बीच में खुला करेंगी और अपॉइंटमेंट्स अभी भी वर्क की आपको रेगुलर कैलेंडर पर ओपन हुआ करेंगी और मिलेंगी भी आपको। वर्क की वीज़ा की जो फाइल है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आपका FRC होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, और आपके मुतलका थाने से या खिदमत मरकज़ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा इटली से आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस बंदे के पास आपने काम करना है, उससे नुदावस्ता और कॉन्ट्रैक्ट का पेज और उसके रेजिडेंस कार्ड की कापी जो सजोर्न होता है और कार्ता की कापी, ये चीज़ें आपने उससे मंगवानी है। आप किस काम जा रहे हैं आपको पता हो, उस काम में आपका तजुर्बा भी हो और उस काम के हवाले से आपको इल्म भी हो कि आपने इसमें करना क्या है, पहले किया या नहीं किया, अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये है इटली के D टाइप कैटेगरी वीज़ा की, फैमिली रीजनल वीज़ा की और वर्क वीज़ा की डिटेल्ड वीडियो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।